और भाषण और कौशल ये क्या है, ध्वनि विज्ञान में आते हैं। पठन और लेखन कौशल ये लिपि विज्ञान में होते हैं। अगला है श्रवण कौशल। उद्देश्य श्रुत्वा ग्रहणम, उसका उद्देश्य क्या होता है, श्रुत्वा ग्रहण मतलब सुनकर ग्रहण करना। भाषा का ग्रहण प्राय श्रवण के माध्यम से होता है, लेकिन केवल सुनना मात्र श्रवण कौशल नहीं होता, बल्कि ध्यान पूर्वक आशय को ग्रहण करना भी श्रवण कौशल कहलाता है। श्रवण कौशल में आने वाली विधियां, श्रवण कौशल में आने वाली विधियां कौन कौन सी है। श्रवण कौशल में आने वाली विधियों में आता है वक्ता द्वारा तीव्र, अस्पष्ट, तेज या धीमी आवाज में श्रोता का ध्यान सुनने से के बजाय कहीं और होना, या फिर बहरापन, या फिर कोलाहल। ये किस में आता है, श्रवण कौशल में आता है। अश्रवण कौशल के विकास के तत्व, श्रवण कौशल के विकास के तत्वों की देखते हैं। श्रवण कौशल के विकास के तत्व, इसमें आ गया वक्ता के प्रति श्रद्धा, विषय का और रुचिकर होना, वक्ता के संप्रेषण के शैली है। तकनीकी साधनों का उपयोग जैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन, नाटक, चलचित्र आदि के माध्यम से संप्रेषण करना क्या कहता है, श्रवण कौशल के विकास को बढ़ावा देता है। भाषण कौशल में क्या होता है, उद्देश्य उद्देश्य मौखिक अभिव्यक्ति, इसमें क्या है, भाषण कौशल में उद्देश्य मौखिक अभिव्यक्ति होती है। ये अपने आशय को प्रकट करने के लिए शब्दों का सुसंगठित प्रयोग किया जाना ही भाषण कौशल कहलाता है। शब्दों का उच्चारण करना मात्र भाषण कौशल नहीं है, बल्कि उनका उच्चारण करना ही भाषा कौशल है। अगला आता है पठन कौशल। पठन कौशल का मतलब है कि उद्देश्य और पठित्वा ग्रहण मतलब पढ़कर ग्रहण करना। केवल पढ़ना मात्र पठन कौशल नहीं है, बल्कि ध्यान पूर्वक पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण करना पठन कौशल है। छात्र पढ़कर ही अर्थ का अन्वेषण करता है। सुनने मात्र से अशुद्धियां संभव है, अतः उनका निवारण पढ़ने से ही होता है। श्रवण की अपेक्षा पठन से अधिक स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। पठन कौशल में ध्वनि का महत्व अधिक होता है। अगला है लेखन कौशल। लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य लेखिका व्यक्ति होती है, मतलब लिखकर अपने आशय को प्रकट करने के लिए शब्दों का संगठित प्रयोग किया जाता है, लेखन कौशल कहलाता है। इसके अंतर्गत हमें यह ध्यान देना चाहिए कि शब्दों का प्रयोग शुद्ध होना चाहिए और सुसंगठित होना चाहिए। अध्यापन कौशल में प्रस्तावना कौशल का मुख्य उद्देश्य पूर्व ज्ञान परीक्षण है। अध्यापन कौशल में क्या होता है कि प्रस्तावना कौशल का मुख्य उद्देश्य किस पर होना चाहिए, पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। प्रश्न पूर्व ज्ञान से संबंधित किए जाने चाहिए। प्रश्न ज्ञात से अज्ञात की तरफ होना चाहिए। प्रश्न में क्रमबद्धता होनी चाहिए और अप्रासंगिक न हो। क्रमबद्धता होनी चाहिए और अप्रसंग से हटके नहीं होना चाहिए। अगला है प्रश्न सरल व स्पष्ट होना चाहिए। और क्या है इसमें, अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होना चाहिए, जो पाठ की ओर पढ़ने वाले को प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत शिक्षक के द्वारा पांच सवाल किए जाते हैं, जिसमें 4 में क्रमबद्धता होती है तथा एक सवाल समस्यात्मक होना चाहिए। अन्वेषण प्रधान कौशल, प्रस्तावना कौशल का अंतिम समस्यात्मक की तरफ अन्वेषण प्रधान प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्नों से छात्रों में चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति व मनन शक्ति का विकास होता है। अगला आता है श्यामपट्ट। फ्रेंड्स, हमने ये जो वीडियो बनाई है इसमें आपकी पहली और दूसरी इकाई तो हमने पहले ले ली है, शिक्षा कौशल की, मनोविज्ञान की, और सारी इकाइयाँ हैं जो हमने इसी वीडियो में सब ले लिया है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन आपको शॉर्ट रूप में सबको व्याख्या सहित एक ही वीडियो चल जाएगा और अच्छे से समझ में आएगा। और इस चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो में आपको लाभ, कम समय में अधिक लाभ मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स। चलते हैं श्यामपट्ट कौशल। श्यामपट्ट कौशल किससे होता है, लेखन कौशल। श्यामपट्ट पर लिखना होता है, तो ये लेखन कौशल के लिए। श्यामपट्ट पर लिखे गए प्रश्न स्पष्ट हो, इन शब्दों का आकार ऐसे हो कि प्रत्येक छात्र देख सके। प्रमुख सेकंड है कि प्रमुख प्रश्नों को दिखाने के लिए अंडरलाइन का प्रयोग करना चाहिए। श्यामपट्ट लिखते समय 45 डिग्री का कोण होना चाहिए।
कितने डिग्री का? 45 डिग्री का कोण होना चाहिए, जैसे हम खड़े हो तो जिससे बच्चों को आगे दिखाई दे। कठिन शब्दों का निर्माण करने के लिए श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए। श्यामपट्ट लेखन को साफ करते समय हमेशा ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की तरफ साफ करना चाहिए। मूल्यांकन एवं गृहकार्य को श्यामपट्ट पर लिख देना चाहिए। किस पर लिख देना चाहिए? श्यामपट्ट पर लिख देना चाहिए। प्रश्नोत्तर कौशल, अयद है प्रश्नोत्तर कौशल। वे बच्चों से प्रश्न किए जाएंगे तो किस प्रकार से वे अपने उत्तर को बताते हैं। प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि जो विषय से संबंधित हो तथा सार्थक होना चाहिए, उसका भाव स्पष्ट और शुद्ध हो। प्रश्न का स्तर छात्र के स्तर के समान हो। प्रश्न का स्तर कितना कैसा हो? छात्र के स्तर के समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तीसरी क्लास का बच्चा है और 8वीं क्लास के क्वेश्चन करो उससे। प्रश्न क्रमबद्ध और व्यवस्थित हो। प्रश्न कैसे हो? क्रमबद्ध और व्यवस्थित होना चाहिए। अगला है प्रवाह कौशल। प्रवाह कौशल में चलते हैं। प्रवाह कौशल का मुख्य उद्देश्य निरंतरता या प्रवाह है। इस कौशल का प्रवाह शिक्षक उन छात्रों के लिए करता है जो पढ़ने से विचलित होते हैं। जो पढ़ने से विचलित होते हैं उसे प्रश्न करके प्रोत्साहन करना तथा पुनर्बलन का प्रयोग करना इस कौशल के अंतर्गत आता है। पुनर्बलन मौखिक या लिखित या सकारात्मक या नकारात्मक हो। पुनर्बलन कैसा हो? पुनर्बलन लिखित, मौखिक, सकारात्मक या नकारात्मक होना चाहिए। अध्यापन कौशल की विधियाँ। अध्यापन कौशल की विधियाँ कौन कौन सी होती है वह देखते हैं। शिक्षण, शिक्षण में कौन सा आता है? व्याकरण शिक्षण में श्रेष्ठ विधि कौन सी है? आगमन तथा निगमन विधि। उद्देश्य कैसा होता है? इसका भाग का ज्ञान होता है। पाठ्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रस्तुतिकरण होता है। अगले देखते हैं पद्य शिक्षण। पद्य शिक्षण में क्या होता है? खंडानयन होता है। इसको थोड़ा इधर से इधर देख लेना। खंडानयन विधि होती है। खंडानयन विधि होती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? ग्रहण करना। पाठ्य योजना का उद्देश्य होता है आदर्श वाचन। और अगला आता है गद्य शिक्षण। गद्य शिक्षण में क्या होता है? गद्य शिक्षण में व्याख्यान विधि होती है। इसका व्याख्यान विधि होती है। इसका रसानुभूति से उद्देश्य होता है इसका। और इसका पाठ्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शेषर वाचन, संवेद वाचन या फिर अभिनय करना। नाटक शिक्षण। नाटक शिक्षण में क्या है? अभिनय संवाद, अभिनय या फिर संवाद। इसका उद्देश्य क्या होता है? संस्कार देना। पाठ्य योजना का मुख्य उद्देश्य है इसका अभिनय करना। अनुवाद शिक्षण में क्या है कि द्विभाषा विधि होती है और इसका क्या है? द्विभाषा ज्ञान होता है उद्देश्य। इसका पाठ्य योजना का मुख्य उद्देश्य होता है साक्षातानुवाद। क्या होता है? साक्षातानुवाद होता है। अगला चलते हैं गद्य शिक्षण की विधियाँ। गद्य शिक्षण की विधियाँ कैसी होती है? एक तो होती है शिक्षण केंद्र विधि। शिक्षण केंद्र विधि होती है जो शिक्षक केंद्र विधि, शिक्षक पर आधारित एक होती है बालक केंद्र विधि। शिक्षक केंद्र विधि कौन कौन सी होती है? व्याख्यान विधि, ये शिक्षक केंद्र विधि होती है। शिक्षक केंद्र विधि, व्याख्यान विधि, ऐतिहासिक विधि, व्याख्यान प्रदर्शन विधि, ट्यूटोरियल विधि, अभिक्रमित अन्वेषण विधि, समीक्षा विधि। बालक केंद्रित विधि कौन कौन सी होती है? प्रोजेक्टर विधि, चर्चा विधि, हाँ, और ये होती है अब्लाइंटन विधि, निगमन विधि, आगमन विधि, होरिस्टिक विधि। और चलते हैं व्याख्यान विधि पे, चलते हैं शिक्षक केंद्र आधारित विधि पे कि इस विधि के अंतर्गत शिक्षक केवल व्याख्या देता है, बालक सुनते हैं, कुछ समय तक छात्र सक्रिय रहते हैं लेकिन बाद में निष्क्रिय हो जाते हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं आता। इस तरीके से यह विधि शिक्षक केंद्रित विधि होती है। इस विधि की प्रवर्तक तो पता नहीं है इसका। ऐतिहासिक विधि। ऐतिहासिक विधि में क्या आता है? इस विधि के अंतर्गत शिक्षक पढ़ाते समय आसपास की वस्तुओं को जोड़ता है। इस विधि के प्रवर्तक ब्रूनर साहब है। व्याख्या विधि में क्या है? व्याख्या विधि, इसको प्रदर्शन विधि कहते हैं। व्याख्या विधि को प्रदर्शन विधि भी कहते हैं। इसको है, इस विधि में बालक और शिक्षक दोनों सक्रिय होते हैं। इस विधि में बालक और शिक्षक दोनों सक्रिय होते हैं जिससे छात्र की समस्याएं दूर हो जाती है। इस विधि का प्रवर्तक भी पता कौन है भाई? अगला है ट्यूटोरियल विधि। इस विधि के अंतर्गत कक्षा के छात्रों को छोटे छोटे समूह में बांटकर शिक्षक उनके पास जाकर समस्याओं का समाधान करते हैं। अगला है
क्रमित अनुदेशन विधि, इस विधि के प्रवर्तक स्किनर्स है। इस विधि के प्रवर्तक स्किनर। इसमें पाठ्य पुस्तक को छोटे छोटे पदों में लौटकर शिक्षण कार्य होता है, बांटकर शिक्षण कार्य होता है, और बालक अपनी अनुक्रिया दिखाता है, जिससे बालक को नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगला है समीक्षा विधि। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक छात्रों का मूल्यांकन करता है। इस विधि का शिक्षक छात्रों का मूल्यांकन करता है। अगला आता है बाल केंद्रित विधि। बाल केंद्रित विधि, इसमें क्या है, पहला है प्रोजेक्ट विधि। पहला क्या है इसमें, प्रोजेक्ट विधि। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य देते हैं, जिससे बालक में समस्या दूर करने की प्रवृत्ति जागृत करता है। अगला है चर्चा विधि। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक पाठ्यक्रम के किसी एक भाग पर बालकों में सामूहिक चर्चा करता है, तत्पश्चात समस्या का निदान करता है। यह छात्र केंद्रित विधि है। कैसी है ये, छात्रों पर केंद्रित विधि है। अगला है असाइनमेंट कार्य। इस विधि में छात्रों को दो प्रकार के कार्य दिए जाते हैं, पहला गृह कार्य, दूसरा विद्यालय या फिर कक्षा कार्य। जो बालक गृह कार्य करने में असमर्थ होता है तो उसे कक्षा में कार्य नहीं करने दिया जाता। निगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत पहले छात्रों को नियम बता करके छात्रों को उदाहरण दिया जाता है। आगमन विधि में चलते हैं। आगमन विधि, इस विधि के अंतर्गत पहले उदाहरण देकर बच्चों को समझाया जाता है, तत्पश्चात नियम बताया जाता है। हाँ, आगमन में क्या होता है, पहले उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण देकर समझाया जाता है, और फिर नियम बताया जाता है। और जो निगमन होती है उसमें क्या क्या होता है, पहले छात्रों को नियम बताए जाते हैं, बाद में उदाहरण बताए जाते हैं। उल्टा होता है इसका, विलोम। अगला आता है ह्यूरिस्टिक विधि। इसके ह्यूरिस्टिक का मतलब है करके सीखना। इस विधि के अंतर्गत बालक करके सीखता है। जैसे पहले छात्र के समक्ष पूरी समस्या रखी जाती है और छात्र अपने सूझ के द्वारा समस्याओं का हल निदान करता है, जो कॉलर के सिद्धांत से मेल खाती है। किसके सिद्धांत से मेल खाती है, कॉलर साहब के सिद्धांत से मेल खाती है। अब देखते हैं कि वर्तमान समय में प्रारंभिक शिक्षा, वर्तमान समय में प्रारंभिक शिक्षा का क्या योगदान है। शिक्षा की उत्पत्ति एवं अर्थ। शिक्षा की उत्पत्ति एवं उसका अर्थ। शिक्षा की अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं। जो लैटिन भाषा है, किस भाषा के, लैटिन भाषा के एडुटम से बना है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्दों से मिलकर निर्मित होता है। पहले ई प्लस ड्यूको, ई प्लस ड्यूको, जिसका अर्थ होता है अंदर से बाहर की ओर, अर्थात एजुकेशन। एजुकेशन का अर्थ बालक में अंदर से जो भी गुण विद्वान है उसे निकालकर प्रकट करना। शिक्षा बालक के अंतर्निहित शक्तियों को खोलने की प्रक्रिया है। प्लूटो के अनुसार एक डेफिनेशन है कि अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है। बहुत बढ़िया है। महर्षि वेदव्यास के अनुसार है कि ज्ञान जीवन के सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं करता, बल्कि वह व्यक्ति को बोलना, चलना, व्यवहार करना भी सिखाता है। इसकी विशेषता है कि शिक्षा के द्वारा ही बालक के आंतरिक शक्तियों का विकास होता है। शिक्षा के द्वारा ही बालक के आंतरिक शक्तियों का विकास होता है। शिक्षा के द्वारा ही बालक भावी जीवन की तैयारी करता है। शिक्षा के द्वारा ही बालक नैतिक विकास संभव है। शिक्षा के द्वारा बालक में मानवीकरण का विकास होता है। शिक्षा के द्वारा मानवीकरण का विकास होता है। और ये अगला क्या है, आत्मनिर्भरता। अगला क्या है, आत्मनिर्भरता। अगला चलते हैं, अगला चलते हैं आवश्यकता की पूर्ति में सूक्ष्म बनाना। आवश्यकता की पूर्ति में सूक्ष्म बनाना, जन्मजात प्रवृत्तियों में सुधार करना, सामाजिक नियमों का ज्ञान, कुरीतियों में विनाश में सहायक, सामाजिक भावना का विकास, भावात्मक एकता, अधिकार तथा कर्तव्यों का ज्ञान, और वातावरण में समायोजन। शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य। शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। शिक्षा से चरित्र का निर्माण एवं विकास होता है। शिक्षा से चरित्र का निर्माण एवं विकास होता है। शिक्षा से शारीरिक विकास भी संभव है, क्योंकि बिना शिक्षा के व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि उसे कौन सी वस्तु उपयोगी है और कौन सी अनुपयोगी है। शिक्षा से ही ज्ञान और
जीवों का पार्य मतलब अपने जीवन की जो आजीविका है, नौकरी हो, जो सारी चीजें हैं। अपन ये अगर पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ से नौकरी मिलेगी, बेरोजगार हो जाओगे। तो ये सब शिक्षा से ही मिल सकता है। इससे अपन को कार्य क्षमता होती है, तथा वैज्ञानिक का मत है कि जीवन बेकार है। शिक्षा से ही संस्कृति एवं आध्यात्मिक का विकास होता है। शिक्षा का यह उद्देश्य है कि बालक को उसकी संस्कृति और धर्म पर बने जितने नियम है उससे मालूम हो जाते हैं। शिक्षा से ही प्रेम, सद्भाव, सहानुभूति, सहयोग, सहनशीलता, आत्मनुशासन, कर्तव्यपरायणता आदि आ जाती है। अगला है शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के तीन प्रकार है: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा में देखते हैं कि यह शिक्षा एक नियमित शिक्षा होती है। जैसे एक स्कूल होगा जिसका नियत समय पर खोलने और बंद करने का समय होता है, अध्यापक निर्धारित होते हैं, पाठ्यक्रम निर्धारित होता रहता है। अनौपचारिक शिक्षा में क्या होता है? इस शिक्षा के अंतर्गत किसी प्रकार की व्यवहारिकता नहीं की जाती। यह शिक्षा समय का या नियम होती है। यह शिक्षा समय या नियम होती है। यह आडंबर रहित तथा जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा होती है। निरौपचारिक शिक्षा कौन सी होती है? निरौपचारिक शिक्षा, इसके अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा, मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया शिक्षा इसके अंतर्गत आता है। इसमें बालक को अपने परिवार तथा समाज से भी प्राप्त हो सकती है शिक्षा, स्कूल जरूरी नहीं है। इस शिक्षा में बहुआयामी शिक्षा भी आती है। शिक्षा में बहुआयामी शिक्षा भी आती है। अगला है वैदिक काल की शिक्षा। वैदिक काल की शिक्षा के अंतर्गत क्या है कि विद्या प्राप्त करने की आयु ब्राह्मण को 8 वर्ष, क्षत्रिय को 11 वर्ष, वैश्य को 12 वर्ष और शूद्र को शिक्षा उपलब्ध ही नहीं थी पहले। वैदिक कालीन शिक्षा वेदों पर आधारित थी, जो गुरु के घर या वैदिक कालीन शिक्षा वेदों पर आधारित थी, जो गुरु के घर या गुरुकुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा थी, जिसका स्रोत वेद होता था। इस समय के एक तरफ शिक्षा प्रारंभिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा की तरफ विभाजित नहीं थी, अर्थात सबके लिए समान शिक्षा थी। शिक्षा प्रारंभ होने से पहले का चूड़ाकर्म संस्कार होता था। कौन सा होता था भाई? चूड़ाकर्म संस्कार होता था, जिसे विद्यालय में प्रारंभ संस्कार भी कहते हैं। गुरुकुल में प्रवेश करने के बाद उपनयन संस्कार होता है। कौन सा? बहुत ही अच्छा है उपनयन संस्कार। उपनयन का अर्थ होता है गुरु के पास जाना। उप का मतलब पास, नयन का मतलब ले जाना, अपने नयनों के पास में ले जाना। वैदिक काल की शिक्षा 12 वर्ष तक चलती है। क्वेश्चन बने वैदिक काल की शिक्षा कितने वर्ष तक चलती थी? तो 12 वर्ष तक चलती थी। वैदिक काल का पाठ्यक्रम बहुत ही व्यापक होता था, जिसमें मुख्य विषय संस्कृति होती थी। इसके अलावा उपनिषद, पुराण, नीति शास्त्र, इतिहास, गणित, विज्ञान, सैन्य शिक्षा, अर्थशास्त्र इत्यादि विषय सम्मिलित थे। 12 वर्ष की शिक्षा के पश्चात समावर्तन संस्कार होता था। कौन सा? समावर्तन संस्कार होता था, या जिसे शिक्षा समाप्त संस्कार भी कहते हैं। एक वेद का ज्ञाता स्नातक। एक वेद ज्ञाता क्या बोलते हैं? स्नातक। 2 वेद का ज्ञाता वसु। 3 वेद का ज्ञाता रूढ़। 4 वेद का ज्ञाता आदित्य कहलाता था। वैदिक काल का शिक्षा राज्य से नियंत्रण से युक्त थी, जिसका प्रबंध ब्राह्मणों के हाथ में था। शिक्षा निःशुल्क हुआ करती थी। उच्च वर्ग के लोग अनुदान दिया करते थे, जिसका गुरुकुल का कार्य आसानी से हो जाता था। अगला है कि वैदिक कालीन शिक्षा का आकार पुस्तकीय न होकर मौखिक होता था। पुस्तकीय न होकर मौखिक होता था। और ये कौन सी थी? आवासीय व्यवस्था नहीं थी वहां पर। बौद्धिक कालीन शिक्षा में क्या था कि बौद्धिक कालीन शिक्षा में क्या था? बौद्धिक कालीन शिक्षा का प्रवेश की आयु 6 से 8 वर्ष की थी। इस शिक्षा का मुख्य केंद्र मठ था। मठों में प्रवेश के पहले बालकों में प्रवज्य संस्कार होता था। प्रवज्य संस्कार ये क्या होता है? इस संस्कार के अंतर्गत बालक अपना सिर मुड़वा करके, पीला वस्त्र धारण करके, चौकी पर बैठ करके गुरु को प्रणाम वंदना करता है। इसके बाद में मठ का छात्र बन जाता है।
वैदिक कालीन शिक्षा में प्रव्रज्य संस्कार के बाद 3 शपथ दिलाई जाती है। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। इस शपथ के बाद बालक को 10 कठोर नियम का पालन करना पड़ता है। कितने नियमों का? 10 कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। पहला, चोरी न करना, असत्य न बोलना, हत्या न करना, अशुद्ध उच्चारण न करना, वर्जित समय पर भोजन न करना, मादक पदार्थों का सेवन न करना, श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग वर्जित था, बिना दिए हुए किसी का वस्तु धारण नहीं करना। अगला है, सोना चांदी जैसी बहुमूल्य वस्तुएं दान में न लेना, नृत्य संगति तमाशा से दूर रहना। प्रव्रज्य संस्कार की अवधि 12 वर्ष तक होती थी। बालकों को सिद्धस्ती पोथी का अध्ययन करना पड़ता था, जिसमें 49 अक्षर होते थे, 99 अक्षर होते थे, तथा इन्हीं के आधार पर 5 विद्या ग्रहण होती थी। कौन सी? शब्द विद्या, वस्तु स्थान विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, आख्यान विद्या। अगला था, प्रारंभिक शिक्षा में क्या होता था इसका? कि प्राथमिक कक्षाएं 12 वर्ष तक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाएं 22 वर्ष तक चलती थी, जिसे उपसंपदा संस्कार कहते हैं। उपसंपदा संस्कार, उपसंपदा संस्कार के बाद बालक भिक्षुक बन जाता है। क्या बन जाता है? भिक्षुक बन जाता है, अर्थात संघ का अस्थायी सदस्य बन जाता है। बौद्धिक कालीन शिक्षा में स्त्री शिक्षा का भी प्रावधान था। महिलाओं को भिक्षुणी के रूप में शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। बौद्धकालीन शिक्षा में सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य थी, परंतु चांडालों के लिए माता पिता की अवहेलना करने वाले विकलांग, कान से बहरा, नपुंसकता सहित इन बालकों को शिक्षा नहीं दी जा सकती थी। वीडियो को थोड़ा तेज करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम लगाए तो वीडियो लंबी ज़्यादा हो जाएगी और आप थोड़ा बोर हो जाओगे। छात्र जीवन संबंधी नियम, छात्र जीवन संबंधी नियम, बोर होने का कोई काम नहीं है फ्रेंड्स। आपकी एग्जाम नज़दीक आने वाली है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो एक वीडियो में आपको सारी शिक्षा मनोविज्ञान की सारी इकाइयाँ कंप्लीट मिल जाएंगी, इसको व्याख्या सहित। सादा जीवन, साधारण वस्त्र, अत्यंत कठोर अनुशासन जीवन, तत्पर रहने की प्रतिज्ञा। पाठ्यक्रम में क्या होता था कि धर्म शास्त्र, दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, संस्कृति एवं सभी विषय पर आहार संस्कृत हुआ करता था। इसके अलावा बाकी विषय का आधार पाली भाषा में पढ़ाई जाती थी। शिक्षण विधि में क्या है? मुस्लिम कालीन शिक्षा बिस्मिल्लाह। प्राथमिक में क्या है? मकतब, और सेकंड में क्या है? मदरसा उच्च प्राथमिक शिक्षा होती थी। इसमें अरबी फारसी में शिक्षा दी जाती थी। अगला है, ये तो पढ़ लिया गया था ना। हाँ, सीखने की आवश्यकता एवं पहचान, सीखने की आवश्यकता पहचान, सीखने की आवश्यकता। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांतों में 3 नियम बताए हैं, जिसे प्राथमिक नियम के अंतर्गत रखा है। प्राथमिक थॉर्नडाइक ने 3 नियम बताए हैं। ये पहला नियम है अभ्यास का नियम, सेकंड है तत्परता का नियम, थर्ड है प्रभाव का नियम। अधिगम की पहचान कैसे होती है? अधिगम की पहचान अधिगम के वक्र से होती है। ये वक्र 4 प्रकार के होते हैं। पहला, सरल वक्र और समान निष्पादन वक्र, सेकंड है नातोदर वक्र, और थर्ड है उन्नतोदर वक्र, और चौथा है मिश्रित वक्र। सरल वक्र में क्या होता है? सरल वक्र में क्या होता है? ये अधिगम होता है और ये प्रयास होता है। इस प्रकार के वक्र में यह दर्शाता है कि प्रत्येक प्रयास में अधिगम सीखने की मात्रा या निष्पादन समान रहा है। क्या रहा है? समान रहा है। अगला देखते हैं, उन्नतोदर वक्र में क्या होता है? इस प्रकार के वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, प्रारंभ में गति तीव्र होती है, लेकिन बाद में अभ्यास के बढ़ने की शिथिलता आ जाती है। ऐसे शिथिलता आ जाती है, ये शिथिलता आ जाती है, लेकिन बाद में शिथिलता आ जाती है। अब आता है नतोदर वक्र। नतोदर वक्र में क्या होता है कि इसमें शुरुआत में अधिगम की मात्रा में कमी पाई जाती है, शुरुआत में कमी पाई जाती है, परंतु बाद में प्रयास के साथ साथ सीखने की गति बढ़ जाती है। मिश्रित वक्र में क्या होता है
कि इसमें शुरुआत में तथा अंत में अधिगम की मात्रा की कमी पाई जाती है। शुरुआत में तथा अंत में अधिगम की मात्रा में कहीं पाया तथा मध्य प्रयासों में समृद्धि पाई जाती है। मध्य प्रयासों में ये समृद्धि पाई जाती है। इसमें घटता बढ़ता निष्पादन करता रहता है। इसमें एस आकार का भी वक्र कहा जाता है। कौन सा एस आकार का वक्र किसे कहा जाता है? मिश्रित वक्र को। अगला देखते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर ले सभी भाई बहनों से निवेदन है, और लाइक जरूर करें, वीडियो पूरी देखें। अधिगम पठार। जब अधिगम में किसी कारण बस प्रयास करने के बाद भी अधिगम की मात्रा में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है तो अधिगम एक ही स्थान पर स्थिर हो जाता है। इसी स्थिरता को क्या कहते हैं? अधिगम का पठार कहते हैं। अधिगम के पठार के उत्तरदायी होने के नियम और कारण। पहला है शारीरिक मानसिक थकान, सेकंड है रुचि ध्यान व इच्छा का अभाव, थर्ड है शारीरिक मानसिक अपरिपक्वता, और चौथा है अनुचित वातावरण। अधिगम अंतरण या रूपांतरण या स्थानांतरण, इससे देख लेना। जब पहले सीखी गई अनुक्रिया कौशल के बाद में सीखी जाने वाली अनुक्रिया कौशल पर एक प्रभाव डालती है तो उसे प्रशिक्षण या अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। इस दूसरे शब्दों में जब एक विषय क्षेत्र में प्राप्त अनुभव दूसरे विषय क्षेत्र में सीखने में प्रभावित करता है तो उसे अधिगम अंतरण स्थानांतरण कहते हैं। यह तीन प्रकार का होता है। पहला सकारात्मक, नकारात्मक, और तीसरा होता है शून्य तथा उदासीन। अगला है सकारात्मक स्थानांतरण। जब एक विषय क्षेत्र में प्राप्त किया गया अनुभव दूसरे विषय क्षेत्र में सीखने में सहायता पहुंचाता है तो उसे सकारात्मक अंतरण कहते हैं। जैसे साइकिल चलाने वाले को मोटरसाइकिल चलाना जल्दी से आ जाता है। क्षैतिज अंतरण, इसमें गणित तथा भौतिक होते हैं। ऊर्ध्व अंतरण में इसमें साइकिल से मोटरसाइकिल वाला उदाहरण आ गया। द्विपार्श्विक इसमें दाएं से बाएं से हाथ, दाएं और बाएं हाथ से लिखना। नकारात्मक स्थानांतरण में क्या होता है? जब एक विषय क्षेत्र में प्राप्त अनुभव दूसरे क्षेत्र में बाधा पहुंचाती है तो उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि पहले कविता को याद कर दूसरी कविता को भूल जाना, ये कौन सा नकारात्मक स्थानांतरण है? शून्य या उदासीन अंतरण। जब एक विषय में प्राप्त अनुभव दूसरे विषय को सीखने में किसी प्रकार से प्रभावित करे तो उसे शून्य या उदासीन अंतरण कहते हैं। जैसे संस्कृत पढ़ो, फिर गणित पढ़ो, फिर कला भी पढ़ो, हाँ, तो ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अतः सीखने के सिद्धांत की कक्षा शिक्षण में इनकी व्यावहारिक उपयोगिता प्रयोग। सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इसका प्रयोग। थार्नडाइक का सीखने का सिद्धांत देखते हैं। 1913 प्रकाशित, किसमें कितने में 1913 प्रकाशित अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान सीखने का एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इसको विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। कौन कौन से? थार्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। इसका प्रयोग है। थार्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया? बिल्ली पर किया था। थार्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया? बिल्ली पर किया था। थार्नडाइक के अनुसार उसके तीन मुख्य प्रयोग बालक को अपने जीवन में उतारने चाहिए। अभ्यास के द्वारा व्यक्ति को किसी भी कार्य में निपुण बनाया जा सकता है। गणित तथा विज्ञान जैसे विषयों के लिए अभ्यास का नियम बहुत जरूरी है भाई। अभ्यास के द्वारा गलतियों में सुधार किया जा सकता है और व्यक्ति अंततः अपनी उद्दीपक के पास पहुंच जाता है। धैर्य एवं परिश्रम की भावना उत्पन्न होती है। पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, इसको क्या कहते हैं? शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत भी कहते हैं और क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। स्वाभाविक उत्तेजक मतलब भोजन, इसको क्या कहते हैं? स्वाभाविक अनुक्रिया कहते हैं। स्वाभाविक उत्तेजक मतलब स्वाभाविक अनुक्रिया भी कहते हैं। अस्वाभाविक उत्तेजक मतलब स्वाभाविक अनुक्रिया। प्रयोग किस प्रथा है? अस्वाभाविक उत्तेजक होगा तो स्वाभाविक अनुक्रिया होगी, स्वाभाविक उत्तेजक होगा तो अस्वाभाविक क्रिया होगी, स्वाभाविक उत्तेजक होगा तो स्वाभाविक अनुक्रिया भी होगी। प्रयोग किस प्रथा? पावलोव का कुत्ते पर था। कक्षा शिक्षण में प्रयोग।
इसमें कैसे किया, सिस्टम में क्या प्रयोग है कि आदत, पहला क्या है आदत, कृत्रिम उद्दीपक के द्वारा भी संबंध प्रतिक्रिया धीरे धीरे आदत बन जाती है। सेकंड है कि भाषा विकास, छोटे छोटे बालकों को वस्तुएं दिखाकर शब्दों का ज्ञान करा। अगला है कि बुरी आदतों का त्याग, सुलेख व अक्षर विन्यास जैसे विषयों में अधिक उपयोगी है। गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, गेस्टाल्टवादियों ने दिया था, प्रवर्तक है कोयलर, लेविन और बर्दिमर। अंतर्दृष्टि व सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि व सूझ का सिद्धांत, पहला सेकंड है गेस्टाल्टवाद सिद्धांत, तीसरा है समग्राकार सिद्धांत, चौथा है कोलर का सिद्धांत। प्रयोग किस पे किया था, वन मानुष पर किया था, वह सुल्तान नामक के चिंपैंजी पर किया था। 4 डिब्बों का प्रयोग हुआ था। सूझ का सिद्धांत है इसका, तो इसमें क्या है कि बालक कक्षा में स्वयं समस्या का हल प्राप्त करे, प्रेरित करना चाहिए, हल प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। छोटे बालकों के समक्ष वस्तु प्राप्त करने पर वे आवश्यक संबंधों का प्रत्यक्षीकरण तुरंत कर लेते हैं। यह सिद्धांत छात्र के पूर्व ज्ञान अनुभवों का विशेष ज्ञान महत्व देता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, OR या RS थ्योरी का सिद्धांत, प्रवर्तक है इसके स्किनर, प्रयोग है चूहा, और फर्स्ट प्रयोग किस पे था, चूहा पर, और सेकंड किस पे था, कबूतर पर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का कक्षा शिक्षण में प्रयोग, किसी भी अच्छे कार्य के लिए सकारात्मक पुनर्बल देकर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए तथा किसी भी बुरे काम के लिए नकारात्मक पुनर्बल देकर उसे हटाना चाहिए। यह सिद्धांत व्यवहार चिकित्सा में उपयोगी है, सिद्धांत व्यवहार चिकित्सा में उपयोगी है। प्रबलन का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया, प्रवर्तक कौन थे, हल थे, प्रयोग किस पे था, इस पर चूहा पे था। उपनाम क्या है इसके, विधिक सिद्धांत या प्रबलन का सिद्धांत, कक्षा शिक्षण में प्रयोग, व्यक्तिगत शिक्षा पर बल देता है, किस पर बल देता है, व्यक्तिगत शिक्षा पर बल देता है। सेकंड है कि शिक्षक को विषय वस्तु तथा अधिगम को दोहराने पर बल देना चाहिए ताकि बालक की आदतों का बेहतर बनाया जा सके। भाई अगला है कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के सीखने के नए नए आयाम आते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अधिगम का सिद्धांत मूल्यवान होता है। वे सभी व्यवहार जीवन के व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक पक्षों की शांति पूर्वक और आनंददायक बनाते हैं। ये सभी व्यवहार मनोविज्ञान सिद्धांतों पर बनाते हैं, ये सभी व्यवहार मनोविज्ञान सिद्धांतों पर निर्देशित होकर सीखे जाते हैं। जीवन के विभिन्न पक्षों में सुधार लाने के लिए समकालीन मनोविज्ञान ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सामाजिक अधिगम आदि के सिद्धांतों के आधार पर अनेक तकनीकी विधियों का प्रयोग होता है। दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था, छात्रों का वर्गीकरण कैसे किया, सामान्य बालक की क्या है कि इनकी IQ कितनी होती है, 90 से 110 होती है। और एक और से विशिष्ट बालक, छात्रों का वर्गीकरण सामान्य विशिष्ट के आधार पर किया। सामान्य बालक में क्या होता है, ये बालक जिनकी IQ 90 से 110 के बीच होती है वो सामान्य बालक होते हैं। 90 से 110 के बीच में जिनकी IQ होती है वो सामान्य बालक होते हैं। अगला आता है विशिष्ट बालक, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत सामान्य बालक नहीं आते। विशिष्ट बालक का निर्धारण बौद्धिक, शैक्षिक, शारीरिक दृष्टिकोण से समस्यात्मक, सृजनात्मक बालकों के संयुक्त रूप से विशिष्ट बालक कहलाते हैं। बौद्धिक दृष्टि से बालकों का विभाजन, बौद्धिक दृष्टि से बालकों का विभाजन कौन से होते हैं, प्रतिभाशाली बालक और मंदबुद्धि बालक। तो इनका IQ होता है बहुत प्रतिभाशाली बालकों का 140 के ऊपर होता है, 140 के ऊपर होता है। और मंदबुद्धि बालकों क्या होता है, मंदबुद्धि का बालकों का होता है 90 से कम होता है, 90 से कम होता है। प्रतिभाशाली बालक में आता है कि इनका IQ 140 से ऊपर होता है, मंदबुद्धि की IQ 90 से कम होती है। 90 तक तो सामान्य रहता है, लेकिन 90 से भी कम हो जाती है तो वो मंदबुद्धि बालक हो जाते हैं। शैक्षिक दृष्टि से बालकों का विभाजन, तीव्र बालक और एक पिछड़े बालक, तीव्र बालक और दूसरा कौन से होते हैं, पिछड़े बालक होते हैं।
अब है कि तीव्र बालक कैसे होते हैं। ऐसे बालक पढ़ने में तीव्र होते हैं जो अपनी कक्षा के आगे वाली कक्षा में सवालों के हल करने में सक्षम होते हैं। पिछड़े बालक कौन से होते हैं? पिछड़े बालकों में क्या आता है? ये बालक जिस कक्षा में पढ़ते हैं वे पीछे कक्षा में सवाल भी हल नहीं कर पाते। अगर समस्यात्मक बालक वे बालक जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से साधारण होता है, समस्यात्मक बालक होते हैं। अगला आता है इसका पिछड़े बालक में ये जैसे उदाहरण बताया, जैसे पिछड़े बालक, कुशाग्र बालक, अपराधी बालक आदि। अब लेते हैं सृजनात्मक बालक को। वे बालक जो परंपरागत रूप से लीक से हटकर जब कोई बालक नया कार्य करता है, सृजनात्मक बालक कहलाता है। जैसे नए आविष्कार करना, समस्याओं का समाधान करना, नवीन प्रशिक्षणों से जीवन को सफल बनाते हैं। ये दृढ़ी बहुत होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ही दृढ़ संकल्प वाले होते हैं भैया। आगे से आगे हल निकालते रहते हैं। अगला है शारीरिक दृष्टि से बालकों में विभाजन। शारीरिक दृष्टि से बालकों में विभाजन जिसमें शारीरिक कमी पाई जाती है, जैसे हाथ पैर में विकलांगता, कानों से न सुनना, आंख से दिखाई न देना इत्यादि। दूसरे शब्दों में इनके पास कुछ अंग की कमी होती है, इसलिए इन्हें विकलांग कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 दिसंबर को क्या किया था? यह बताया था कि इनके अंदर कुछ दिव्य शक्तियां पाई जाती है जो सामान्य बालक से हटकर कुछ काम कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, इसलिए इन्हें दिव्यांग कहते हैं। दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था की गई। 1992 से 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं भाई? 3 दिसंबर 1992 से मनाते हैं इसको। 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाया जाता है। दिव्यांग छात्र के बारे में देखो। कुछ बालकों में जन्म से शरीर के कुछ अंग में दोष होता है या बाद में किसी बीमारी, दुर्घटना या अज्ञात से चोट पहुंच जाने के कारण शरीर में कोई अंग दोष हो जाता है, जैसे इस बालक को दिव्यांग बालक कहते हैं। दिव्यांग बालक के प्रकार। दिव्यांग बालकों में अपना अपंग, जैसे अपंग होना, अंधा, अर्ध अंधे, बहरे या अर्ध बहरे, दोष युक्त वाणी वाले, अत्यधिक दुर्बल आदि बालक आते हैं। अगला है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास अनुच्छेद 21A में राज्य के 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। इसका उल्लेख भाग 3 में है। कौन से में है? भाग 3 में है। धारा 29(2) में क्या है कि इसमें राज्य द्वारा पोषित एवं राजनीति से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्थान में जाति, धर्म, प्रजाति, भाषा तथा इनमें से कोई एक आधार पर रोका नहीं जाएगा। सही बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य होगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा राज्य के द्वारा संविधान में जन्म से लेकर 10 वर्ष तक सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान हो, जो निःशुल्क हो, जो बाद में 14 वर्ष तक कर दिया गया। बाल अधिकारों में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 20 नवंबर को बाल अधिकार का गठन किया गया। अनुच्छेद 56 के अंतर्गत बाल अधिकार का गठन हुआ, जिसमें 191 देशों ने समर्थन किया था। कितने देशों ने? 191 देशों ने समर्थन किया था। अगला है कि शिक्षा अधिनियम 2009। शिक्षा अधिनियम 2009 में क्या है कि इस अधिनियम के अंतर्गत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, RT एक्ट 2009 वाला। इस अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर के परिधि में होना चाहिए। कितने में? 1 किलोमीटर परिधि में होना चाहिए, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं। उच्च प्राथमिक 6 से 8 के लिए विद्यालय की परिधि 3 किलोमीटर की रेंज में होनी चाहिए। 6 से 8 वाले बालकों के लिए पेयजल की व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था तथा खेल का मैदान
होनी चाहिए। कलकत्ता मदरसा की स्थापना, कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1991 में वारेंग हेस्टिंग्स ने की थी। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जॉन एन डंकन ने 1991 में किया था। कॉलेज की स्थापना एलिफिंस्टन ने पेशवा की सहायता से की थी। 1800 में लॉर्ड बेलेंजली ने की थी। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कौन है? चार्ल्स ग्रांड ने की थी। पाश्चात्य विवाद कब हुआ था? 1813 से 33 ईस्वी तक, जिसमें ब्रिटिश कंपनी ने 1 लाख रुपए की धनराशि भारतीय शिक्षा पर खर्च की थी, परंतु यह स्पष्ट नहीं था कि यह खर्च हिंदी या अंग्रेजी शिक्षा किस पर होगी। इस विवाद को समाप्त करने के लिए मैकाले ने निष्पंदन सिद्धांत का प्रयोग किया। अब चलते हैं कि वुड का घोषणा पत्र क्या था। वुड का घोषणा पत्र कब दिया था? 14 जुलाई 1854 में। 14 जुलाई 1854 में यह घोषणा पत्र आया, जिसमें छनाईकरण के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय शिक्षकों का अच्छा वेतनमान शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित कर प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग की स्थापना कराया। वुड ने 1856 तक प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग की स्थापना की थी। 1857 में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में विश्वविद्यालय खोले गए। शिक्षक योजनाओं में सरकारी अनुदान में वृद्धि हुई। राधा कृष्णन आयोग 4 नवंबर 1948 में आया था। माध्यमिक शिक्षा आयोग 23 सितंबर 1952 को मुदालियर कमिश्नर आया था, जिसकी माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं। अगला है जीवन कौशल प्रबंध एवं अभिव्यक्ति। इसको ध्यान से देखना फ्रेंड्स, अगली इकाई शुरू हो गई है। आरटीएक 2009 हो गया है और अगला क्या है? जीवन कौशल एवं अभिव्यक्ति। जीवन कौशल अभिव्यक्ति में चलते हैं। अभिव्यक्ति व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पक्ष है। अभिव्यक्ति मनोसामाजिक अवधारणा है जो विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले व्यवहार की प्रवृत्ति को बताता है। किसी वस्तु, परिस्थिति, स्थिति, व्यक्ति, संस्था, क्रियाकलाप, योजना आदि के संबंध में व्यक्ति विशेष के विचार व पूर्ण धारणाएं उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति कहलाती है। 1880 से 90 के दशक में अभिव्यक्ति के संबंध में एक नई अवधारणा प्रस्तुत की गई, जिसे ABC एक कॉन्सेप्ट कहा गया है, जिसे हिंदी में संभाव्य दृष्टिकोण कहा जाता है। इस प्रकार है वो संभाव्य मतलब भाव पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, संज्ञान। अगला है कि व्यवहारात्मक पक्ष। इसको क्रियात्मक पक्ष भी कहते हैं, वैकल्पिक पक्ष। ये अनिवार्य भावात्मक पक्ष और संज्ञानात्मक पक्ष ये अनिवार्य पक्ष है। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा होता है? महत्वपूर्ण पक्ष है भाव पक्ष। अनिवार्य पक्ष में कौन सा है? संज्ञानात्मक और भाव पक्ष। वैकल्पिक पक्ष में व्यवहारात्मक, क्रिया पक्ष। मनोवैज्ञानिक प्लस सामाजिक बराबर मनोसामाजिक अवधारणा। भाई वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, पर एक ही वीडियो हम आपको सारे चैप्टरों को खत्म करेंगे। विशेषताएं। व्यक्ति की अभिवृत्तियां व्यक्तिगत होती है। अभिव्यक्ति व्यक्तियों के व्यक्तित्व को सार्थक रूप से प्रभावित करती है। अभिव्यक्ति 2 प्रकार की होती है, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य में क्या होता है? सामान्य में समूह, सार्वजनिक और समाजशास्त्र होता है। विशिष्ट में क्या है? व्यक्ति विशेष या नीति शास्त्र। अभिव्यक्ति व्यक्ति के व्यवहार को सार्थक रूप से प्रभावित करती है। अभिव्यक्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व में विभिन्न पक्षों से संबंध रखती है। अभिव्यक्ति व्यक्ति के मनोभाव और विश्वास में प्रदर्शित करती है। अभिव्यक्तियों में व्यक्ति के व्यक्तित्व के प्रत्यक्षात्मक, प्रेरणात्मक, संवेगात्मक, क्रियात्मक पक्ष में निहित रहते हैं। अभिव्यक्ति का विकास अनुभव के आधार द्वारा होता है, अर्थात अभिव्यक्तियां वातावरण जन्य होती है। अभिव्यक्ति के विकास में प्रत्यक्षीकरण एवं संवेगात्मक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला है सस्टन के अनुसार अभिव्यक्ति किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा है। फ्रीमैन के अनुसार है अभिव्यक्ति किन्हीं वस्तुओं, परिस्थितियों, व्यक्तियों के प्रति संलग्न ढंग से प्रतिक्रिया करने की स्वाभाविक तत्परता होती है।
अभिव्यक्ति वर्सेज अभिक्षमता या अभिरुचि। हाँ, इसमें क्या होता है, इसमें अंतर बताते हैं कि अभिव्यक्ति अर्जित होती है, अभिवृद्धि अर्जित होती है, अभिक्षमता जन्मजात भी होती है और तथा अर्जित भी होती है। अभिवृत्ति विशिष्ट प्रकार का दृष्टिकोण है, लेकिन अभिक्षमता मानसिक योग्यता होती है। अभिवृत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पक्ष है, अभिक्षमता व्यक्ति की विशिष्ट क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत करती है। भाई, अभिवृत्ति और विश्वास समानता। अभिवृत्ति में विश्वास दोनों व्यवहार को सार्थक रूप से प्राप्त करते हैं। अभिवृत्ति और विश्वास में पर्याप्त स्थायित्व पाया जाता है, इसी आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता, अर्थात समय समय पर यह इसमें परिवर्तन संभव है। अभिवृत्ति में विश्वास में अंतर। अभिवृत्ति और विश्वास में अंतर क्या है? हर अभिवृत्ति में एक विश्वास निहित रहता है, परंतु विश्वास में अभिवृत्ति हो भी सकती है और नहीं भी। प्रेरणा क्या है इसकी? अभिवृत्ति प्रेरणा उत्पन्न करता है, लेकिन विश्वास प्रेरणा उत्पन्न कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। भाव क्या है? कि अभिवृत्ति के लिए भाव महत्वपूर्ण है, विश्वास के लिए संज्ञान महत्वपूर्ण है। क्रियात्मक में क्या है कि अभिवृत्ति का क्रियात्मक पक्ष वस्तुनिष्ठ होता है और विश्वास में भावात्मक पक्ष वस्तुनिष्ठ होता है। अगला है इसके तीन पक्ष होते हैं। पहला होता है संज्ञानात्मक पक्ष, फिर होता है भावात्मक पक्ष, फिर क्रियात्मक पक्ष। हाँ, और इसमें क्या होता है कि इसमें एक पक्ष होता है जो संज्ञानात्मक पक्ष होता है। ये इसमें क्या तीन पक्ष होते हैं जो पर्याप्त स्थायी होते हैं, है ना। अगला है इसकी राय जब धारणा में बदल जाती है तो अभिव्यक्ति बन जाती है। इसकी राय अभिव्यक्ति बन जाती है। इसमें अनिश्चितता, दूसरा अगले में क्या है कि अनिश्चितता अस्थायी परिवर्तनशील होती है। इसमें अभिव्यक्ति एक होती है। अभिव्यक्ति का व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। जन्म से अभिव्यक्ति के बनने का निर्माण होता है, अभिव्यक्ति के बनने की सामाजिकरण कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि कभी भी किसी के द्वारा कोई व्यक्ति दे सकता है, क्या दे सकता है? राय अनेक होती है, उन्हें अनेक राय में से किसी एक राय अभिवृत्ति बनाती है। राय का व्यवहार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राय सचेतन रूप वयस्क में या किशोरावस्था में होती है। अगला देखते हैं आवश्यकता अंतर्नोद क्रिया का प्रारंभ में, इसको देखते हैं। ये एक चक्र है। क्या है? एक चक्र है। आवश्यकता अंतर्नोद, इसमें क्या है? क्रिया का प्रारंभ होता है, फिर अभिप्रेरणा का तनाव होता है, सतत प्रयास एवं क्रिया व्यवहार होते हैं। अभिप्रेरकों का चक्र है ये, अभिप्रेरकों का चक्र है ये सारा। अब आता है उद्देश्य की प्राप्ति। कैसे होती है? प्रोत्साहन से होती है। प्रोत्साहन कब मिलता है? जब आवश्यकता होती है। आवश्यकता कब होती है? जब अंतर्नोद होता है। अंतर्नोद कब होता है? जब क्रिया का प्रारंभ होता है। क्रिया का प्रारंभ होने से प्रेरणा का तनाव होता है, फिर सतत प्रयास किया जाता है क्रिया व्यवहार में, फिर क्या होता है? सकारात्मक दिशा में अग्रसर करता है। अब आता है अभिप्रेरक के कार्य। अभिप्रेरक के कार्य में चलते हैं। अभिप्रेरक के द्वारा किया गया व्यवहार चयनात्मक होता है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में निरंतरता आती है। अभिप्रेरणा एक परिकल्पनात्मक परीक्षा है जो व्यवहार की संचालन एवं निर्धारण से संबंध रखती है। अभिप्रेरणा व्यक्ति के विशिष्ट प्रकार का कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। अभिप्रेरणा को प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा देखा जाना संभव है। यह एक उद्देश्य प्रकार की शक्ति होती है जिसमें प्रभावों का निरीक्षण कर पाना संभव है। अतः अभिप्रेरण एक मनोशारीरिक प्रत्यक्ष प्रत्यय अवधारणा है। आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। अभिप्रेरणा की विशेषता। अभिप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य निर्देशित करता है। अभिप्रेरणा व्यक्ति में ऊर्जा परिवर्तन करती है। अभिप्रेरणा की व्यवस्था में व्यक्ति अधिक उत्तेजित, अधिक क्रियाशील एवं अधिक ऊर्जावान होता है। अभिप्रेरित व्यवहार की प्रकृति चयनात्मक होती है। अभिप्रेरित व्यवहार में निरंतरता पाई जाती है। अभिप्रेरणा में भावात्मक उत्तेजना पाई जाती है। अभिप्रेरणा के मुख्य घटक।
कितने होते हैं, 3 घटक होते हैं। पहला आवश्यकता, सेकंड अंतर्नोद या चालक, फिर प्रोत्साहन, प्रलोभन या उद्दीपन। आवश्यकता में क्या है कि आवश्यकता की पूर्ति सहायक होती है। अंतर्नोद और चालक में क्या है, अंतर्नोद की प्रकृति व्यवहार में क्रियात्मक होती है। प्रोत्साहन, प्रलोभन, उद्दीपन में क्या होता है, प्रोत्साहन की प्रकृति मनोवैज्ञानिक होती है। कैसी होती है, मनोवैज्ञानिक होती है। अगला है, ये तो भी पढ़ाया था, एक मिनट, ये रिपीट हो गया। हाँ, अगला आता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा पे देखते हैं कि अभिप्रेरणा कितनी प्रकार, ये 3 प्रकार, इसके 3 भागों में बांटा जाता है। आवश्यकता, अंतर्नोद, चालक और प्रोत्साहन में आवश्यकता शारीरिक होती है। आवश्यकता कैसी होती है, शारीरिक होती है। अंतर्नोद चालक व्यवहार क्रियात्मक होता है। प्रोत्साहन के सब मनोवैज्ञानिक होता है। तो चलते हैं शारीरिक। शारीरिक में क्या होता है, शारीरिक क्या होता है, मूलभूत आवश्यकता पर। मूलभूत आवश्यकता, मनोसामाजिक आवश्यकता। मूलभूत आवश्यकता क्या होती है, जैविक आवश्यकता, जैसे भूख। भूख में क्या है, काम, प्रवृत्ति या हवा इत्यादि। अगला आता है प्यास, निद्रा, विश्राम, प्रेम। ये क्या होती है, शारीरिक। मनोसामाजिक आवश्यकता क्या होती है, प्रतिष्ठा, संग्रहशीलता, संग्रहशीलता, सुरक्षा, स्नेह, सानिध्य, स्वीकृति है और सम्मान। अगला आता है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा के सिद्धांत है ये, और ये इनके प्रतिपादक है। तो चलते हैं सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, विलियम मैकडूगल ने दिया था। शरीर क्या क्रिया सिद्धांत किसने दिया था, मार्गन ने दिया था। अंतर्नोद का सिद्धांत ये किसने दे दिया था, हल ने दिया था। और ये अंतर्नोद का मान्यता सिद्धांत किसने दिया था, स्पेनर ने दिया था। अंतर्नोद सिद्धांत का प्रतिपादन किस सिद्धांत के आधार पर किया गया, तो ये किया गया था मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत पर। स्व यथार्थीकरण सिद्धांत ये मैस्लो ने दिया था। निष्पत्ति प्रेरणा सिद्धांत ये मैक्लेन ने दिया था। आंतरिक प्रेरणा सिद्धांत ये हार्लो ने दिया था। प्रणोद न्यूनता सिद्धांत ये हल ने दिया था। प्रत्याशा सिद्धांत ये व्यक्तिगत ब्रूम में दिया था। अभिप्रेरणा का ओबी मॉडल, व्यवस्थित व्यवहार का परिमार्जित मॉडल, ये स्किनर ने दिया था। एक्स वाई का सिद्धांत है डगलस ग्रीगर ने दिया था। अपरिपक्वता एवं परिपक्वता का सिद्धांत है क्रश एजाइनिस ने दिया था। समानता का सिद्धांत ये एडम ने दिया था। ईआरजी का सिद्धांत ये क्लेटन ने दिया था। किसने दिया था, क्लेटन ने दिया था। अगला है अधिगम्य अभिप्रेरणा। अधिगम्य अभिप्रेरणा का क्या महत्व है। अधिक अभिप्रेरणा लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। अभिप्रेरणा व्यवहार को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है। अनुशासन बनाने में सहायता प्रदान करती है। ध्यान केंद्रित करने में अभिप्रेरणा सहायता प्रदान करती है। अभिप्रेरणा निर्माण क्षेत्र में सहायता प्रदान करती है। अभिप्रेरणा रुचि एवं मानसिक विकास में सहायता प्रदान करती है। अब आता है मानव मूल्य। मानव मूल्य, ह्यूमन वैल्यू। मूल्य चिरस्थायी होता है। क्या होता है इसका मूल्य, चिरस्थायी होता है। मानव मूल्य के प्रकार, पहला होता है उद्देश्य, उद्देश्य की दृष्टि से, फिर आता है दृष्टिकोण की दृष्टि से। तो उद्देश्य की दृष्टि से भी 2 प्रकार का होता है, पहला साधन मूल्य, फिर होता है साध्य मूल्य। दृष्टिकोण की दृष्टि से सकारात्मक मूल्य और फिर होता है नकारात्मक मूल्य। साधन मूल्य में क्या होता है, जिसके द्वारा साध्य तक पहुंचा जा सके उसे साधन मूल्य कहते हैं। जैसे धैर्य, विनम्रता, उत्तरदायित्व, सहारण, जिज्ञासा, ईमानदारी, ये किसमें आते हैं, साधन मूल्य में। किसमें आते हैं, साधन मूल्य में आते हैं। अगला आता है साध्य मूल्य, जिसे व्यक्ति सदैव प्राप्त करना चाहता है, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, ज्ञान, शांति, समानता, संतोष। अतः ह्यूमन वैल्यूज, मानव मूल्य। मूल्यों का संबंध गहरे नैतिक आदर्शों से होता है, जिसको यथार्थ रूप में साकार करने के लिए नैतिक नियम बनाए जाते हैं। मूल में समाज की एक समझ होती है। यह मूल्य व्यक्ति के सामाजिक जीवन में संभव और श्रेष्ठ बनाने के लिए आवश्यक है। मूल्यों के विकास की परंपरा को बचाए रखने के लिए, मूल्यों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, मूल्यों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण के लिए सामाजिक मानव रीति रिवाज के लिए क्या है, प्रथाएं इत्यादि बनाई जाती है। मूल्यों के 3 आयाम होते हैं। कौन से, जैविक मूल्य, सामाजिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्य। जैविक मूल्य में क्या होता है, जैविक को बनाए रखने के लिए
आवश्यक मूल्य जल, पानी, भोजन, हवा। और सामाजिक मूल्य में क्या है? सामाजिक मूल्य समाज द्वारा सुरक्षा, न्याय, संपत्ति, स्वास्थ्य। आध्यात्मिक मूल्य में क्या है? सत्यम, शिवम, सुंदरम, सत्यता, सुंदरम, पवित्रता। ये क्या होते हैं? इसमें आध्यात्मिक मूल्य में होते हैं। अगला है मानव मूल्य के प्रकार। दृष्टिकोण की दृष्टि से, दृष्टिकोण की दृष्टि से सकारात्मक मूल्य, फिर होता है नकारात्मक मूल्य। सकारात्मक क्या होता है? शांति, न्याय और संतोष होता है। नकारात्मक में अशांति, अन्याय और असंतोष होता है। मानव मूल्यों की विशेषताएं। मूल्य जन्मजात नहीं होते, मूल्य सीखे जाते हैं। मूल्य आदर्श के रूप में होते हैं। मूल्य अमूर्त होते हैं। मूल्यों के बारे में विचार किया जाता है या सोचा जा सकता है। मूल्य विभिन्न मूल्यों के नैतिक प्रतिमान के मूर्त रूप होते हैं। मूल्य में एक सोपान कम होता है। उच्च स्तरीय मूल्य को आदर्श मूल्य के रूप में हमारे समाज के द्वारा स्वीकार किया जाता है। मूल्य सापेक्षता वस्तुनिष्ठ होते हैं। मूल्यों की स्थापना एक लंबे विकास क्रम में परिणाम स्वरूप होती है, इसलिए इसकी प्रकृति स्थिर होती है। मानव मूल्यों का निर्माण या निर्धारण वो कैसे होता है? कि सामाजिक स्थिति, समाज, भौगोलिक स्थिति या और वंशानुक्रम के द्वारा। अगला है शिक्षक के उद्देश्य। शिक्षक के उद्देश्य कौन से होते हैं? शिक्षा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो। शिक्षा का वातावरण लोकतांत्रिक होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, सबके लिए समान मूल्य होने चाहिए, विचार और कर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसे इसमें आपको क्वेश्चन आएगा जिसमें ऑप्शन तरह तरह के ऑप्शन दे देंगे और एक ऑप्शन में से राइट ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आपको राइट पे टिक करना है। दूसरे के प्रति संवेदनशील बनना, प्रतिकूल परिस्थितियों में दक्ष बनना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी छात्र भागीदारी ले, आर्थिक एवं सामाजिक बदलाव में भूमिका। शिक्षण में शिक्षक में की शिक्षण में भूमिका। छात्र विशिष्ट, अध्यापक सामान्य। शिक्षक के लिए सारे छात्र विशिष्ट होने चाहिए। शिक्षक सुगमकर्ता और शिक्षक परामर्शदाता होता है। सशुल्क शिक्षक निर्देशन नहीं दे सकता। क्लास 1 से 5 के स्टूडेंटों में क्लास 1 से 5 में कितने 40 स्टूडेंट होने चाहिए क्लास में। टीचर 1 होना चाहिए। हाँ, और वर्किंग डे कितना होना चाहिए? 200 आवर्स, एक साल में 200 दिन का। और क्लास 6 से 10 तक में क्या होता है कि एक क्लास में 35 स्टूडेंट होना चाहिए, टीचर्स 1 होना चाहिए, और वर्किंग डे कितने होना चाहिए इसमें? 120 का। ये याद रख लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाला। अगला चलते हैं पुरस्कार एवं दंड। पुरस्कार एक प्रेरणा है जो मनोवैज्ञानिक युक्त तरीके पर आधारित है। पुरस्कार सुखद अनुभूति प्रदान करती है जिससे प्रेरित होकर व्यक्ति किसी कार्य को करता है। पुरस्कार का परिणाम व्यक्ति को सुख, संतोष और प्रसन्नता का अनुभव कराता है। पुरस्कार 2 प्रकार का होता है, एक मूर्त, दूसरा अमूर्त। मूर्त में क्या होता है? प्रमाण पत्र देना, प्रगति पत्र देना, छात्रवृत्ति देना, कप, मेडल, शील्ड, ट्रॉफी आदि। अमूर्त में क्या होता है? जैसे वेल डन, वेरी गुड, उत्साहित करते हैं, प्रशंसा करते हैं, छात्रों की प्रतिक्रिया, दृष्टि, सहानुभूति दिखाना, प्रशंसा सूचक शब्दों का प्रयोग करना, यह अमूर्त में आता है। पुरस्कार देने का उद्देश्य क्या होता है? कि छात्रों को अनुशासन प्रिय बनाना, छात्रों में अध्यापक प्रति आदर भाव उत्पन्न करना, छात्रों को रुचि, उत्साह, लगन के साथ अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना, छात्रों को अन्य क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। दंड में क्या होता है? वर्तमान शिक्षा में दंड निषेध है। वर्तमान शिक्षा में दंड निषेध है। ये निषेधात्मक प्रेरणा है। ये कैसी है? निषेधात्मक प्रेरणा है। कैसी है? निषेधात्मक प्रेरणा है। इसका उद्देश्य किसी कार्य विशेष के प्रति निषेध करना है। निषेध मतलब मना करना है। अगला है दंड के प्रकार। दंड के कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला होता है शारीरिक दंड। पहला कौन सा होता है? शारीरिक दंड, फिर मानसिक दंड, आर्थिक दंड, वैधानिक दंड, सामाजिक दंड और मनोवैज्ञानिक दंड। दंड का उद्देश्य क्या होता है? दंड का उद्देश्य सुधार संबंधी उद्देश्य से दिया गया दंड। सुधार संबंधी उद्देश्य से दिया गया दंड, प्रतिरोध संबंधी उद्देश्य से दिया गया दंड, प्रतिशोध संबंधी उद्देश्य से दिया गया दंड, परिणाम बोधक संबंधी उद्देश्य से दिया गया दंड।
दंड की प्रकृति व्यक्तिगत होनी चाहिए। दंड की प्रकृति किस होनी चाहिए? व्यक्तिगत होनी चाहिए। दंड सबके लिए समान निष्पक्ष भाव से दंड से आदर्श स्थापित करने के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं बच्चों पे कुछ नहीं आ रहा तो बस ठोक गालो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल दंड देना किसी को भी अलाउ नहीं है। तो आज की वीडियो मनोसामाजिक बाल मनोविज्ञान का हमारा टॉपिक सारी इकाइयाँ खत्म होती है। एक वीडियो में सारी इकाइयों को खत्म करने की पूरी कोशिश की है व्याख्या सहित। और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इसको पूरे ध्यान से अच्छी तरह पढ़ें। इसको अच्छी तरह ध्यान से पढ़ें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो में आपको सब्सक्राइब कर लोगे तो आगे आने वाली वीडियो में आप अच्छी से अच्छी चीज़ें देख पाओगे, हम आप तक ला पाएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।